फेफड़े द्वारा श्वसन पढ़ा रहे थे। फेफड़े द्वारा श्वसन में ब्रीथिंग, श्वास की क्रिया, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन। तो फेफड़ा को स्वस्थ रखना है। यहाँ सिलेबस में है फेफड़ा और स्वस्थ जीवन, लंग्स एंड हेल्दी लाइफ। लंग्स एंड हेल्दी लाइफ। फेफड़े को स्वस्थ रखना है तो विभिन्न तरह के व्यायाम करनी चाहिए। खुली हवा में, खुले वातावरण में लंबी लंबी सांस लें तो फेफड़े की जो एल्वियोलाई है, वो एल्वियोलाई बिल्कुल उसमें ऑक्सीजन भर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें जमा रहती है वो तेज़ी से सांस एक्सपिरेशन करने से बाहर निकलती है। तो इस तरह से फेफड़े को स्वस्थ रखना, जैसे विभिन्न तरह के व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं, हल्की हल्की एक्सरसाइज, एरोबिक जिसको हम लोग एरोबिक कहते हैं, एरोबिक कभी पढ़ाएंगे श्वसन में, तो उसको खुले इन्वायरमेंट में जहाँ बहुत से हरी पेड़ पौधे लगे हों, तमाम फूल पत्तियाँ लगी हों, उसमें जाकर के टहले खो तो फेफड़ा हमारा स्वस्थ रहेगा। लंबी लंबी सांस लें, जिसकी आज तो बहुत ही, इस समय तो बहुत ही आवश्यकता है फेफड़ों को स्वस्थ रखना। जैसे अभी कोविड-19 ये जो महामारी फैली हुई है, इससे बचाव के लिए ये लंग्स को ही जकड़ लेती है यह वायरस जो है, कोविड-19 जो है। तो इस तरह से फेफड़े को स्वस्थ रखना, स्वस्थ जीवन अगर रखना है तो श्वसन की क्रिया में हम लोगों का फेफड़ा स्वस्थ रहना चाहिए। और फेफड़े की जो एल्वियोलाई रहती है उसमें हमेशा ऑक्सीजन रहती है, जिसको रेसिडुअल एयर और शिष्ट वायु कहते हैं सब समय उसमें। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक न रहे, खुले इन्वायरमेंट में अगर टहला जाए, दौड़ा जाए, थोड़ा एक्सरसाइज किया जाए, व्यायाम वगैरह किया जाए तो फेफड़े हमारे स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ फेफड़ा। अब यहाँ एक चीज़ और है कि धूम्रपान श्वसन तंत्र के लिए हानिकारक होता है। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस फॉर हेल्थ, फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजurious और हार्मफुल फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले अंग आपस में मिलकर जिस तंत्र का गठन करते हैं उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। अब श्वसन क्रिया में भाग क्या लेंगे? नासिका, श्वास नली, यहाँ ग्लॉटिस, श्वास नली, ब्रांकस जो दोनों फेफड़े में मिल जाती है, ब्रांकियोल्स, अंत में एल्वियोलाई। ये पूरा एक साथ मिल जाए तो श्वसन तंत्र होगा। इसके साथ साथ डायफ्राम है और श्वसन पेशियाँ हैं, जिसको इंटरकॉस्टल पेशी मैंने इसके पहले बताया था। ये सब मिलकर श्वसन तंत्र बना। श्वसन तंत्र को के लिए सिगरेट स्मोकिंग, धूम्रपान बहुत ही हानिकारक है। धूम्रपान से होता क्या है कि जो धुआं जाता है उसमें निकोटीन है, बहुत डेंजरस पदार्थ होता है। वह निकोटीन जाकर के फेफड़े में जमने लगता है और उससे एक पदार्थ और निकलते हैं, इसको तार, TAR, तार या तार, TAR, तार बोलते हैं। वो जमता है फेफड़े में, तो फेफड़े की जो एल्वियोलाई रहती है उसकी भित्तियाँ निकोटीन के प्रभाव से, या टार जो प्रभाव है इसका, उससे फेफड़े की जो एल्वियोलाई है वो उसकी भित्ति गलने लगती है और गलने से फेफड़े का बहुत बड़ा कैंसर हो सकता है। एक बीमारी बड़ी डेंजरस होती है, इम्फीसेमा। इम्फीसेमा नामक रोग हो जाता है। इम्फीसेमा हमने यहाँ लिखा भी है, इम्फीसेमा नामक बीमारी हो जाती है। इम्फीसेमा, देखो इम्फीसेमा। और दूसरी जैसे एक होता है एक्टिव स्मोकिंग, जो स्वयं सिगरेट पी रहा हो, धूम्रपान कर रहा हो, और एक उसके साथ रहता है, पीता नहीं है, धूम्रपान करता नहीं है, लेकिन साथ रहने का बड़ा बुरा प्रभाव और पड़ता है, जिसको हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। माने उसके साथ रहने, साथ का तो बहुत असर जीवन में है ना, साथ रहते हैं, अच्छे के साथ आपको बहुत अच्छा बनाता है। जैसे सुगंध कोई है बेच रहा हो तो रही में लिखा था कि जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास, मैंने सुगंध बेचने वाला अगर है उसके साथ आप हैं तो कुछ नहीं आपको देगा, तो सुगंध तो आपको मिलती रहेगी। अगर सिगरेट स्मोकिंग करने वाले के आप साथ बैठते हो, आपको तो भाई मैं नहीं पीता हूँ, सिगरेट नहीं पीता, हानिकारक है, लेकिन फिर भी पैसिव स्मोकिंग हो रही, उसका धूम्रपान आपको आ रहा है, तो उससे COPD एक बड़ी डेंजरस बीमारी हो जाती है। COPD यहाँ लिखा हुआ, COPD क्रॉनिक फेफड़ा को हम लोग कहते हैं पल्मोनरी, हमने बताया भी है। पल्मोनरी माने फेफड़ा होता है, जैसे कार्डियक माने हृदय होता है, पल्मोनरी माने हिपैटिक,
कार्डिक माने हार्ट होता है, कार्डिक माने हार्ट होता है, पल्मोनरी माने फेफड़ा होता है, और हिपैटिक माने लीवर होता है। हिपैटिक माने लीवर। जैसे रीनल, रीनल शब्द किडनी के लिए आता है साइंस में। रीनल कहते हैं किडनी, वृक्क के लिए। हिपैटिक कहते हैं लीवर के लिए। कार्डियक कहते हैं हृदय के लिए। पल्मोनरी फेफड़े के लिए। तो COPD क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, इसका पूरा नाम है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। पल्मोनरी डिजीज फेफड़े की बीमारी, पैसिव जो है उसको पकड़ लेगा, और इससे कैंसर की संभावना, फेफड़े का कैंसर और हो गया तो समझिए कि आसान नहीं है, आसानी से फेफड़े का कैंसर दूर नहीं होता है। तो पैसिव होगी, तो फेफड़े को स्वस्थ रखना है तो हमें नित्य मॉर्निंग सुबह टहलना चाहिए, थोड़ा हल्का हल्का दौड़ना चाहिए, दौड़ लगानी चाहिए, लंबी लंबी सांसें लेने से इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन जोर जोर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना चाहिए। इसको करने से हमारे फेफड़े हमेशा होल लाइफ स्वस्थ रहेंगे और मानव का जीवन स्वस्थ रहेगा। और गलत आदतों से हमको बचाना है। उसमें सबसे गलत आदत है सिगरेट स्मोकिंग। स्मोकिंग कोई भी धुआं बड़ा ही, या धुआं हमने कहा सिगरेट पीने वाले के साथ रहना, इस तरह से फेफड़े की बीमारी। अब हमें ये फेफड़ा और स्वस्थ जीवन इतना सिलेबस में थोड़ा सा था, इसलिए हम बताना बहुत जरूरी था, इसको आपको थोड़ा सा जानना है। अब हमें जानना है कोशिकीय श्वसन। अब हम पढ़ेंगे कोशिकीय श्वसन। श्वसन तो कोशिका में होता है, हमने बताया था पहले ही। कोशिकीय श्वसन शब्द है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर, सेल से, सेल माने कोशिका, और सेलुलर कोशिकीय रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन। कोशिका के अंदर भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसको हम कोशिकीय श्वसन, इसको अंतः श्वसन भी कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। साथ साथ आप इसको ऊतकीय श्वसन भी कह सकते हो, टिश्यू रेस्पिरेशन, कोई गलती नहीं, क्यों कोशिका से टिश्यू बनती, टिश्यू। तो कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन, ऊतकीय श्वसन, टिश्यू रेस्पिरेशन, और अंतः श्वसन इंटरनल रेस्पिरेशन, ये सब एक ही चीज है। इसकी परिभाषा एक लाइन की हो गई। सजीव कोशिकाओं, पौधा चाहे जंतु, प्लांट और एनिमल दोनों बार में कर रहा हूँ। सजीव कोशिकाओं के अंदर, विशेषकर माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य के भीतर भोज्य पदार्थों जैसे ग्लूकोज, बहुत से फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ये सब मिलते हैं। इनके ऑक्सीकरण, ज़्यादा ग्लूकोज का ही ऑक्सीकरण होता है, इसलिए ग्लूकोज को हम लोग कोशिकीय ईंधन कहते हैं। सेलुलर फ्यूल, फ्यूल जैसे ईंधन, पेट्रोल, डीजल, ये सब ईंधन गाड़ियों में उसको जलाया जाता है एक तरह से, हमारे आग नहीं लगाई जा रही है, उसको धीरे धीरे ऑक्सीकृत एक तरह से किया जाता है, तो उससे एनर्जी मिलती है। ठीक हमारे शरीर के को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ है? सूर्य की ऊर्जा जो भोजन के अंदर स्थित है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्थित है, स्थितिज ऊर्जा भोजन के अणुओं में, पोटेंशियल एनर्जी। वही एनर्जी धीरे धीरे जब ऑक्सीजन हम लेते हैं श्वास में, तो एनर्जी, वो भोजन के अंदर जो बंधी हुई ऊर्जा है, प्रकाश संश्लेषण जैसा हमने बताया, ऊर्जा बंधन की क्रिया है। तो बंधी ऊर्जा क्या होती है? धीरे धीरे उस भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो उसके बंधन टूटते हैं, भोजन के अणुओं के, ग्लूकोज, उसका बंधन टूटता है धीरे धीरे। ATP के रूप में ऊर्जा जो बंद है, रासायनिक ऊर्जा जिसको हमने बताया था ATP के रूप में बंद है, तो जब टूटेगी तो ADP बन जाएगा, थोड़ी ऊर्जा मुक्त हो गई, फिर थोड़ी टूटेगी, फिर ADP बन जाएगा, ऊर्जा मुक्त हो गई। इसलिए ऊर्जा का सिक्का है, करेंसी ऑफ एनर्जी है ATP। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अभी बताएंगे कैसे टूटता है। तो कोशिका के भीतर भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त जो होती है उसको हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन दो तरह का होता है, एक है ऑक्सी, दूसरा है अनऑक्सी। ऑक्सी हमने वायवीय श्वसन यहाँ लिख दिया है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सी या वायवीय श्वसन, और दूसरा होगा अनऑक्सी, यहाँ लिख सकते हैं अनऑक्सी, बिना ऑक्सीजन के। देखो हमने बताया था कभी बिना ऑक्सीजन के श्वसन होता है, अनऑक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ये दो तरह का होगा, दोनों कोशिका के भीतर ही होगा। इसको एरोबिक, AEROBIC, एरोबिक रेस्पिरेशन
इसके पहले एन जोड़ दोगे, एन। एरोबिक वही स्पेलिंग रहेगी, एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। इंग्लिश के हेडिंग का आप जरूर जानना चाहिए, बहुत जरूरी है। दो तरह का कोशिका अवशोषण हो रहा है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, एक बिना ऑक्सीजन के हो रहा है। अब ऑक्सीजन की जो उपस्थिति में हो रहा है उसकी बात हम करेंगे। पहला, सजीव कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति, मुक्त ऑक्सीजन की उपस्थिति, मुक्त ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मुक्त है। प्रकाश संचरण क्या हुआ, पौधा भोजन निर्माण किया तो ऑक्सीजन मुक्त हो गई, जल के अणु के विघटन से, हमने बताया था फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से ऑक्सीजन मुक्त हो गई। अब मुक्त होकर जो ऑक्सीजन वातावरण में चली गई तो कहते हैं मुक्त ऑक्सीजन। मुक्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, उसको हम ऑक्सीश्वसन कहते हैं। ऑक्सीश्वसन का स्वास्थ्य समीकरण यहाँ पहले हम बता दें, ऑक्सीश्वसन का समीकरण जानना चाहिए। ऑक्सी ऑक्सी दोनों का समीकरण बताएंगे। पहले ऑक्सी का रासायनिक समीकरण, ऑक्सी का ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का हमने बताया ऑक्सीकरण होता है C6H12O6 + 6O2, 6 अणु ऑक्सीजन, एक अणु ग्लूकोज का 6 अणु ऑक्सीजन। यहाँ एंजाइम का लिख सकते, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कोई विशेष बात नहीं है। 6CO2 + 6H2O + 673 से 686 की कैलोरी ऊर्जा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। 673, 676 कहीं कहीं मिलेगा, से 686 किलो कैलोरी ऊर्जा। ऊर्जा को हम न्यूट्रिशन पोषण बताएंगे तो उसमें किलो कैलोरी हम लोग को रोज ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है। इस श्वसन से ऊर्जा मिलती है। श्वसन क्या है, ऊर्जा मुक्त करने की क्रिया है। एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, ऊर्जा जो जमा है उसको मुक्त किया जाएगा। वो बंधी हुई है भोजन अणु में, ऊर्जा बंधन है प्रकाश संश्लेषण, और उसको मुक्त कर दिया गया, फ्री ऊर्जा हो गई, जो चली गई, चली नहीं गई, माने हम लोग काम करते हैं, ऊर्जा मुक्त हो गई। तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा मुक्त हुई तो हम अपना दैनिक जीवन क्रिया, हमको रोज चाहिए कितना, 2500 किलो कैलोरी से लेकर 3000 किलो कैलोरी, 2500 किलो कैलोरी। अब देखो, एक अणु ग्लूकोज से 686 किलो कैलोरी का मिलती है। अब कितना ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, तो हमको रोज 24 घंटा में एक विद्यार्थी को, एक शिक्षक को, एक वर्कर को, एक डॉक्टर को, एक इंजीनियर को रोज ऊर्जा चाहिए 24 घंटा में। आप सोए हो तभी ऊर्जा खर्च हो रही है, श्वसन चल रहा है। उस समय BMR हमने बताया था, बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR आगे पढ़ेंगे हम, BMR की बात बताएंगे पोषण में थोड़ा डिटेल में, मेटाबॉलिक क्रिया। यहाँ हो गया, एक अणु ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए 6 अणु ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और 6 अणु पानी उत्पन्न होता है, जल। इस तरह से आप शोषण करते हो तो जल वाष्प रूप में जल निकलता रहता है, जल निकलता है, वो जल है, ये निकलता है, और इसके पूरा ऑक्सीकरण से इतना ऊर्जा मुक्त होती है। तो ऊर्जा मुक्त हो गई। ये क्रिया पूरी कैसे हो रही है, थोड़ा सा इसको संक्षेप में जानेंगे। तो सजीव कोशिकाओं में कहाँ पर श्वसन का स्थान कहाँ है, कोशिका का कोशिका द्रव्य और माइटोकांड्रिया, दो जगह है। कोशिका द्रव्य पहले है, इसका माइटोकांड्रिया है, दोनों में ये श्वसन होगा मिल करके। पहले कोशिका द्रव्य में कुछ क्रिया होगी जो अभी बताएंगे, फिर माइटोकांड्रिया में होगी, दोनों से ऊर्जा मुक्त होगी। धीरे धीरे ऊर्जा मुक्त होती है तो ऑक्सी श्वसन को करते, पूर्ण मात्रा में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा धीरे धीरे मुक्त होती है। और जब आंशिक ऑक्सीकरण होता है बिना ऑक्सीजन के तो अनॉक्सी हो जाता है। जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सी श्वसन होता है, वायु श्वसन, वायु हवा लेकर के। अब ऑक्सी श्वसन की क्रिया विधि को हम 2-3 चरणों में बांट देंगे। ऑक्सी श्वसन की क्रिया विधि, ये श्वसन का समीकरण हमेशा याद रखिएगा। ऑक्सी श्वसन क्रिया विधि में पहला देखो यहाँ हमने लिखा है ग्लाइकोलाइसिस, GLYCOLYSIS, ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा है क्रेब्स चक्र, और तीसरा है टर्मिनल या प्रांतीय श्वसन। 3 चीज इसमें हम बताएंगे आपको, एक एक के बारे में थोड़ा सा समझिए बढ़िया से। ग्लाइकोलाइसिस यह ऑक्सी श्वसन का प्रथम चरण है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सी श्वसन का यह प्रथम चरण है। यह कोशिका के कोशिका द्रव्य में होगा। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा,
कोशिका, हमने बताया शोषण कहाँ पूरा होगा, कोशिका के कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कहाँ होगा, कोशिका द्रव्य में होगा। कौन, ग्लाइकोलाइसिस। कोशिका के कोशिका द्रव्य में जब ग्लूकोज भोज्य पदार्थ पहुंचता है, हमने बताया ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ ध्यान दो। यह ग्लूकोज कोशिका के अंदर जब भोजन पचा तो पाचन आगे बढ़ेंगे तो पचे भोजन का अवशोषण हुआ, अवशोषण हो करके भोजन रक्त के माध्यम से कहाँ चला गया, हर कोशिका के अंदर गया। जितनी कोशिकाएं आपके शरीर में हैं, हर कोशिका के भीतर वो ग्लूकोज चला गया। तो ग्लूकोज जब गया कोशिका के अंदर, तो कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली है, और कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य के में ही माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। इन्हीं दोनों के बाद हमको जानना, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहले भोजन कहाँ जाएगा, कोशिका द्रव्य में जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा। तो ये भोज्य पदार्थ ग्लूकोज कहाँ गया, कोशिका द्रव्य में। जैसे ही ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में गया, ये ग्लाइकोलाइसिस शुरू हो गई। कोशिका के कोशिका द्रव्य में जब गया ग्लूकोज, तो बिना ऑक्सीजन के, अब ऑक्सीजन नहीं लग रहा, जबकि है ऑक्सीजन शोषण, ध्यान दोगे। ग्लाइकोलाइसिस ये श्वसन का फर्स्ट चरण है, पहला चरण है, लेकिन ऑक्सी श्वसन में भी होगा, अनऑक्सी श्वसन में भी ग्लाइकोलाइसिस होगी। क्यों, क्योंकि बिना ऑक्सीजन को हो रहा है। आप कह सकते हो बिना ऑक्सीजन के तब ऑक्सी श्वसन कैसे हुआ, क्योंकि पूरा ऑक्सीकरण नहीं होगा, पूरा ऑक्सीकरण होगा तब ऑक्सी श्वसन पूरा होगा। तो इसलिए अपूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है, और अपूर्ण ऑक्सीकरण से कुछ मात्रा में एटीपी के 2 अणु इसमें बनेंगे, ध्यान देना है। पायरुविक एसिड का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है कोशिका द्रव्य में, जिससे पायरुविक अम्ल के 2 एटीपी ऊर्जा का बनता है। इस पूरे चक्र को ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया ग्लाइकोलिटिक एंजाइम की उपस्थिति, एंजाइम द्वारा पूरा कंट्रोल है, समझ लो, एंजाइम की उपस्थिति में ही हो रहा है, श्वसन एंजाइम होते हैं। तो अपूर्ण ऑक्सीकरण हो गया, तो ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ, जब ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पहुंचा, तो ग्लाइकोलिटिक एंजाइम की सहायता से इस ग्लूकोज का धीरे धीरे ऑक्सीकरण होने से पायरुविक अम्ल, ध्यान देना है, क्या, पायरुविक अम्ल, यही तो असली इसमें जानना है। पायरुविक अम्ल के 2 अणु और 2 एटीपी का निर्माण हो गया। इसमें ग्लाइकोलाइसिस में 2 चीज बन गई। इसकी खोज इम्डेन मेयरहाफ-परनस 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। ये पायरुविक अम्ल बन रहा है कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम की सहायता से, बिना ऑक्सीजन के बन रहा है। तो इसकी खोज 3 वैज्ञानिकों ने किया था, इम्डेन मेयरहाफ-परनस। देखो 3 वैज्ञानिक हैं, इम्डेन, ऐसे EMBDEN, इम्डेन, मेयरहाफ MEYERHOF, परनास PARANAS, परनास। तो पहला अक्षर हुआ E, दूसरा हुआ M, तीसरा हुआ P, इसलिए इसको कहते हैं EMP पाथवे। पथ मैंने रास्ता बताया इन्होंने, पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस को पूछ दिया गया EMP का मतलब क्या है। तो EMP का मतलब कि श्वसन का ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों में है। प्रथम चरण ग्लाइकोलाइसिस जो कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, इसकी खोज 3 वैज्ञानिकों ने एक साथ मिलकर के सर्वप्रथम बताया था इसके बारे में, जिनका नाम था इम्डेन मेयरहाफ-परनस। इन तीनों वैज्ञानिकों के नाम पर इसका नाम रखा गया EMP पाथवे। तो पहला चरण तो हो गया। अब बना क्या, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल पहले बना, डायरेक्ट ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं गया, इस बात को ध्यान में रख लो। पहले ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, बिना ऑक्सीजन के अपूर्ण ऑक्सीकरण हुआ, पायरुविक अम्ल बना। अब यह पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया से प्रवेश करेगा। अब आइए यहाँ पर दूसरी बात अब यहाँ समझना है, इसको यहाँ से हटाइए। अब ये पायरुविक अम्ल बन गया। अब दूसरा चरण है क्रेब्स चक्र। अब क्रेब्स चक्र कहेंगे। ऑक्सीकरण का दूसरा चरण क्या होगा, क्रेब्स चक्र। पहला चरण जब पूरा होगा तब ही दूसरा चरण होगा, नहीं तो इसको पहले होगा नहीं। क्रेब्स CREB अपॉस्ट्रोफी साइकिल, क्रेब का चक्र इसको कहते हैं, क्रेब्स चक्र। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, 20वीं सदी की खोज है ये क्रेब्स चक्र। 1937 में हैंस एडोल्फ
क्रेग नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पूरे चक्र को बताया। बिना वैज्ञानिक के हम लोग कुछ नहीं जानेंगे। किसी न किसी वैज्ञानिक ने इस विधि को समझाया, जो किताबों में लिख दिया गया, जो समझाया गया, जो आपको बताया जा रहा है किस तरह से धीरे धीरे ऊर्जा मुक्त हो रही है। इस पूरी प्रक्रिया को किसी वैज्ञानिक ने अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन किया, देखा, उसको प्रूव किया, सत्यता प्रमाणित जब हो गई तो इसको लिखित रूप में सामने हमारे आया। इसको आप पढ़ रहे हो। अब देखो क्रेग चक्र या कहाँ हो रहा, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया। पहला ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हुआ, कोशिका के कोशिका द्रव्य में हुआ। यह श्वसन की या ऑक्सी श्वसन का दूसरा चरण है। सर्वप्रथम पायरुविक अम्ल जो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में कोशिका द्रव्य बना, वह पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली से होकर के उसके अंदर प्रवेश करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम लोग बताते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की रचना अंगुलियों को उभार जैसी कृष्टि उसमें पाई जाती है। उसमें मैट्रिक्स भरा रहता है। मैट्रिक्स तरल पदार्थ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। इसको कोशिका का पावर हाउस कह रहे हैं। सबसे पहले जब ये पायरुविक अम्ल पहुंचता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो पहला काम देखो यहाँ हो रहा है। 3 चरण हो गए, A, B, C, यही तीनों जानना है। ए में क्या होगा, पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण, पहला काम हो रहा है, क्योंकि पायरुविक अम्ल जा रहा है, ग्लूकोज नहीं जा रहा है। ग्लूकोज तो पहले टूटा बिना ऑक्सीजन, अब होगा पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण देखो यहाँ होगा। पायरुविक अम्ल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम द्वारा, हमने बताया श्वसन एंजाइम है, डिहाइड्रोजिनेज, ये श्वसन एंजाइम द्वारा ऑक्सीकृत होकर किसमें बदलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में बदल जाता है। जैसा कि प्रकाश संश्लेषण में हमने बताया था कि हाइड्रोजन को ग्रहण करने वाला एक पदार्थ है NADP, जो हाइड्रोजन को ग्रहण करके NADPH2 बनाता है। पौधे में, पौधा में भी क्रिया हो रही है, ऐसी बात नहीं समझो पौधा में नहीं हो रही, पौधा में हो रही। तो एक पदार्थ है NAD, यहाँ है देखो, कार्बन डाइऑक्साइड से हाइड्रोजन बदल जाता है। हाइड्रोजन को NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एक पदार्थ है, कोशिका के उसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जा रहा है। NADP के साथ मिल करके NADH2, यहाँ P नहीं, NADH2, पौधा में NADPH2 था, यहाँ NADH2, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन में अवकृत हो जाता है। यह अवकरण इसका हो गया, अवकृत हो जाता है। CO2 तो मुक्त हो गई, CO2 यहाँ जो बनी, CO2 तो मुक्त हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन में हम लोग छोड़ते हैं, तो यहाँ मुक्त हो गई और हाइड्रोजन इसमें अवकृत हो गया। पहला काम हो गया, क्या हो गया, पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण हो गया। अब दूसरा स्टेप इसका क्या हुआ, मुक्त हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो मुक्त हाइड्रोजन मुक्त हुई ना, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड चली गई और NADH2, अब इससे हाइड्रोजन जब टूटता है तो NADH2 की हाइड्रोजन, NADH2 में हाइड्रोजन है। कई श्वसन एंजाइम जैसे साइटोक्रोम इत्यादि जो एडिक को से होकर स्थानांतरित होते हैं, कई जो श्वसन एंजाइम उससे होकर के ये स्थानांतरण इसका होता है। और स्थानांतरण के समय क्या होगा, ऊर्जा धीरे धीरे मुक्त होती है, जो ADP से ATP में बदल देती है। ADP शरीर के अंदर मौजूद, हमने बताया था, ADP से ATP में बदल जाता है। और हाइड्रोजन जो निकलेगी वो ऑक्सीजन श्वास में ली जा रही है, उस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जल का अणु बना देगी। हम लोग वाष्प में जल भी निकालें, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल रहे हैं, तो दूसरा काम हो गया है। यहाँ ऊर्जा भी मुक्त हो गई। तीसरा, ऊर्जा धीरे धीरे उसमें टूट करके ऊर्जा उससे मुक्त होती है और हाइड्रोजन जो उससे अलग होता है NADH2 अवकृत जो हुआ है, वो हाइड्रोजन जो टूटेगी तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के पानी बना देगी। वाष्प में पानी निकल गया, कुछ कम पानी बन गया और उसके टूटने से उसकी जो ऊर्जा है वो निकल गई, ऊर्जा मुक्त हो गई। देख रहे हो, ऊर्जा मुक्त होना है यहाँ। अब तीसरा है प्रांतीय श्वसन। एक नंबर क्या हुआ, एक नंबर हुआ ग्लाइकोलाइसिस, 2 नंबर हुआ क्रेस्ट साइकिल। अब क्रेस्ट साइकिल के बारे में अब इसमें देखो कि तो ये क्रिया बड़ी चक्राकार होती है, बहुत से एंजाइम से भाग लेते हैं। तो इसमें एसिटाइल कोएंजाइम एक पदार्थ बनता है क्रेस्ट साइकिल में। एक थोड़ा सा पदार्थ बीच में जानोगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए भी बनता है। और यह एंजाइम जो होता है उस पायरुविक अम्ल जो है उसका ऑक्सीकरण जब हो रहा है तो इसको बहुत से अम्ल में बदल देता है,
बहुत से एसिड में बदल देता है, जिसमें सक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये सब बनते हैं, बहुत से अम्ल बनते हैं। साइट्रिक एसिड, कई अम्ल का नाम यहाँ एक अम्ल लिखते हैं साइट्रिक एसिड। देखिए जिसमें बता रहे हैं आपको, साइट्रिक एसिड भी बनता है क्रेब्स चक्र में। और साइट्रिक एसिड में तीन कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह को ऐसे हम लिखते हैं COOH, इसको कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। एक अस्थायी यौगिक बनता है साइट्रिक अम्ल, इसलिए क्रेब्स चक्र को साइट्रिक अम्ल चक्र के नाम से भी जाना जाता है। जानो, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम जो रहता है कोशिका में, उसकी सहायता से यह पायरुविक अम्ल बदल जाता है, साइट्रिक अम्ल में भी बदलता है, और उससे CO2 और H2 बनते हैं। H2 NAD के द्वारा लेकर के NADH2 में बदल जाता है, अवकृत हो जाता है। उसकी हाइड्रोजन जो टूटती है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बना लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो वहाँ वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। चूंकि साइट्रिक अम्ल में 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल पाए जाते हैं, इसलिए क्रेब्स चक्र को TCA चक्र भी कहते हैं। TCA एक नाम यहाँ हो गया। ट्राई में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, हम लोग क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है साइट्रिक एसिड में, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड TCA साइकिल भी कहते हैं। साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाने के कारण 3 कार्बोक्सिल में ट्राई, इसको TCA साइकिल भी कहते हैं। अब आइए तीसरा, ये तो हो गया ऊर्जा मुक्त हो गई, पायरुविक अम्ल 3 चरणों में ऊर्जा मुक्त हो गई। अब इसके बाद आता है इसी का मैंने ऑक्सीशोषण की क्रिया विधि है, पूरा समझ लो, थोड़ा संक्षेप में, बहुत संक्षेप में बुक में लिखा हुआ आपको मिलेगा। अब तीसरा जो ऑक्सीशोषण का चरण हुआ, पहला चरण क्या हुआ ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा चरण क्या हुआ क्रेब्स साइकिल, और तीसरा चरण ये हुआ टर्मिनल या प्रांतीय शोषण, या इसको कह सकते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक नाम यहां दे रहे हैं। इसका एक नाम ये भी होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हिंदी में लिख रहे हैं सिस्टम, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट को परिवहन आप कह सकते हो, इसकी हिंदी यहाँ लिख देते हैं परिवहन, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। सिस्टम को क्या लिख सकते हो हिंदी में तंत्र, सिस्टम को तंत्र आप जानते भी हो, सिस्टम तंत्र। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र भी कहते हैं किसको प्रांतीय शोषण। इसमें देखो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली है ना, दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में जो झिल्ली उसकी है, उस झिल्ली में क्रेब्स चक्र में जो NADH हमने बताया कि उत्पन्न हुआ क्रेब्स चक्र में बना, वह ऑक्सीकृत होगा। NADH2 में अवकृत हुआ था, अब NADH क्या होगा ऑक्सीकृत, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही क्रिया, ऑक्सीकृत होगा तो NAD तो बन जाएगा, ऑक्सीकृत होगा तो यह अलग हो गया, NAD में बन गया NAD, और 2 इलेक्ट्रॉन NADH2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गए। देखो नाम क्या है इलेक्ट्रॉन परिवहन। इलेक्ट्रॉन निकल गया, उत्पन्न करता है यह इलेक्ट्रॉन वाहकों द्वारा, वाहक कैरियर, इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन वाहकों के माध्यम से स्थानांतरित होगा, इलेक्ट्रॉन वाहकों के माध्यम से स्थानांतरित होगा। और चूंकि हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन परिवहन हो रहा है, और हमें बता कि ऑक्सीजन के साथ मिलेगा हाइड्रोजन तो बन जाएगा H2O। तो ये प्रांतीय शोषण इसको कहते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जल बना देता है, इलेक्ट्रॉन वाहकों के माध्यम से स्थानांतरित होकर ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O का निर्माण करता है। इसको हम प्रांतीय शोषण कहते हैं, और उसमें ऊर्जा भी मुक्त होती रहती है। इस प्रकार शोषण की क्रिया 2 पूरा चरण, 3 चरण हो गए इसके, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र
और टर्मिनल श्वसन। ये ऑक्सीजन श्वसन के 3 चरण हो गए, 3 चरणों में क्रिया हो गई। इस प्रकार ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है और अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और समीकरण हमने बताया कि इसका समीकरण C6H12O2 ग्लूकोज प्लस 6O2 इंजाइम चाहो तो 3 को लिख सकते हो, श्वसन इंजाइम 6CO2 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O प्लस 673 से 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त हो जाती है एक अणु ग्लूकोज के पूरा ऑक्सीकरण से। अब यहाँ क्रिया थोड़ी सी सिलेबस के अनुसार पढ़ना, दहन कंबस्चन, ये परिभाषा ही पूरा अंतर तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है। श्वसन और दहन का अंतर सिलेबस में है, सिलेबस जरूर ट्राई करोगे, देखोगे हम पूरा सिलेबस से ही पढ़ा रहे हैं आपको। दहन खुले वातावरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होगा, ध्यान दें। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पदार्थों की तीव्रता के साथ खुले वातावरण में चलने से तापीय और प्रकाशीय ऊर्जा उत्पन्न एक साथ होती है। तापीय और प्रकाशीय ऊर्जा, ताप और प्रकाश दोनों साथ साथ उत्पन्न होते हैं, उसे हम कहते हैं दहन, जलना। अच्छा, श्वसन को मृदु दहन भी कहते हैं। रेस्पिरेशन इज आल्सो नोन एज स्लो कंबस्चन। स्लो धीमा दहन है, यानी जला जा रहा है। ऑक्सीकरण में सोचो तो भोजन को एक तरह से, इसीलिए स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, उसको श्वसन करते एक लाइन में आप कह सकते हो। सजीव कोशिका के अंदर एक जो रासायनिक ऊर्जा स्थित है भोजन के रूप में, उस रासायनिक स्थिति ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा में बदलने की क्रिया श्वसन है। कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम आसान। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, यानी एनर्जी तो नष्ट नहीं होती, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, तो श्वसन क्रिया ऊर्जा मुक्त करने की क्रिया है। तो दहन की क्रिया और श्वसन क्रिया में अंतर पूछा जाता है। यहाँ आपको अंतर निश्चित रूप से दोनों का जानना चाहिए, श्वसन और दहन बहुत जरूरी है। श्वसन और दहन में अंतर है। श्वसन यह सजीव कोशिका के अंदर होती है, अभी हमने बताया। दहन यह खुले वातावरण में होती है। श्वसन की क्रिया के लिए इंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, जिसको श्वसन इंजाइम कहते हैं। दहन की क्रिया के लिए किसी इंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। श्वसन की क्रिया में पदार्थ के अणु धीरे धीरे टूटते हैं। दहन की क्रिया में पदार्थ के अणु तीव्र गति से टूटते हैं। श्वसन की क्रिया में तापीय ऊर्जा, हीट एनर्जी ऊर्जा मुक्त होती है। दहन की क्रिया में तापीय और प्रकाशीय दोनों ही ऊर्जाएं मुक्त होती हैं। ये अंतर आप अपने देखो, दोनों का क्लियर है कि खुला वातावरण में दहन किसी चीज को जलाया जा रहा है, दहन है, ये कोशिका के अंदर हो रही है। ये जैव रासायनिक क्रिया है, ये फिजिको केमिकल प्रोसेस है। फिजिको केमिकल भौतिक रासायनिक क्रिया है। रासायनिक हो रहा है क्योंकि पदार्थ जब जलेगा तो रासायनिक होगा ही, जला भी दिया जा रहा है रासायनिक। लेकिन चूंकि जैव जीवित नहीं है, जैव कोशिका के अंदर नहीं है, इसलिए खुला वातावरण फिजिको केमिकल प्रोसेस हो गया। फिजिको केमिकल भौतिक रासायनिक क्रिया दहन है, ये जैव रासायनिक क्रिया है। श्वसन क्रिया मंद गति धीमी गति से होती है, दहन की क्रिया तीव्र गति से होती है। श्वसन क्रिया में हीट एनर्जी तापीय ऊर्जा मुक्त होती है, दहन क्रिया में प्रकाशीय और तापीय ऊर्जा साथ साथ मुक्त होती है। इस तरह से अब आइए अनाक्षी श्वसन। अनाक्षी श्वसन, अनाक्षी जैसा कि नाम इसका आप देख रहे हो, दूसरा श्वसन की जो कोशिकीय श्वसन दूसरा प्रकार है अनाक्षी या अवायवीय श्वसन। कहीं कहीं इसकी हिंदी और भी दी गई है, उसको वातपेक्षी भी कहीं कहीं किसी किसी किताब में मिलेगा। ऑक्सीजन श्वसन को वातपेक्षी श्वसन, वात निरपेक्षी श्वसन। वात वायु को कहते हैं, वात कफ पित्त वात तीन रोग होता है। वायु रोग होता है वात की बीमारी, वात की बीमारी। वात माने वायु होता है, वातपेक्षी, वात निरपेक्षी। वातपेक्षी ऑक्सीजन श्वसन, वात निरपेक्षी अनाक्षी श्वसन। जिन सजीवों में वायवीय श्वसन होता है उसको एरोब्स कहते हैं, AEROBS। जिनमें अनाक्षी श्वसन होता है उसको एनएरोब्स कहते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक इसकी इंग्लिश है एनएरोबिक, AEROBIC हो गया। एनएरोबिक रेस्पिरेशन श्वसन की वह क्रिया जो मुक्त ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है।
जिसमें भोजन के अपूर्ण ऑक्सीकरण से कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, उसे अनाक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, बिना ऑक्सीजन के, कोई ऑक्सीजन की आवश्यकता है ही नहीं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, जिसमें भोज्य पदार्थ के अपूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, उसे अनाक्सी श्वसन कहते हैं। अनाक्सी श्वसन पौधे और जंतु में थोड़ा सा अलग, इसका केंद्र क्या है, यह कोशिका के कोशिका द्रव्य में हो, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में तो ऑक्सीजन जब रहेगा तभी होगा। यह चाहे पौधा हो चाहे जंतु हो, उसके कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य दोनों में, अनाक्सी श्वसन जंतु में भी होगा, पौधा में भी होगा। निम्न श्रेणी में प्राय पौधों में होती है, जैसे ईस्ट है, बहुत कॉक वगैरह उनमें होता है। कुछ बैक्टीरिया हैं जो बिना ऑक्सीजन के श्वसन करते, बैक्टीरिया पौधा है, जानवर में बैक्टीरिया, जीवाणु पौधा होता है, प्लांट। तो कुछ बैक्टीरिया में, ईस्ट वगैरह में अनाक्सी श्वसन होता है। इसे मिलती जुलती क्रिया किण्वन हम बताएंगे, फर्मेंटेशन। तो अनाक्सी श्वसन कुछ जंतुओं, जैसे मोनोसिस्टिस एक जंतु है, फीताकृमि वगैरह, मोनोसिस्टिस में यह श्वसन जंतुओं में भी होता है, और हम लोगों में थकी हुई मांसपेशियों में यह श्वसन होता है। टायर्ड मसल, जब हम लोग काम करते हैं, दौड़ते फिरते हैं, ज़्यादा चलते हैं पैसे, तो थकान होती है। थकान अनाक्सी श्वसन के फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल बनता है, और लैक्टिक अम्ल जब हमारे सेल्स के अंदर, कोशिकाओं के अंदर जमा हो जाता है, तो कोशिकाएं थक जाती हैं, टायर्ड मसल्स। तो टायर्ड मसल्स जो थकी हुई मांसपेशियां हैं हम लोगों की, तो हम लोगों में बिना ऑक्सीजन का श्वसन होने लगता है, जब ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ने लगती है। तो अनाक्सी श्वसन का एक ही चरण होगा, ग्लाइकोलाइसिस। तो पौधों में जब अनाक्सी श्वसन होगा तो क्या होगा, और जंतुओं में होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा इसकी बात अलग अलग हम जानेंगे। तो पौधों में होगा C6H12O6। हमने बताया कोशिका का ईंधन है, पौधा में भी ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज भोजन तो स्टार्च में जमा भी हो रहा है विभिन्न स्टोरेज भागों में, प्रकाश संश्लेषण में हमने बताया था, लेकिन उसको भी तो बढ़ने की जरूरत है, उसकी भी तो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं, चलाने के लिए वो एनर्जी चाहिए, तो इसका ऑक्सीकरण होगा। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन में, पौधा भी श्वसन में ऑक्सीजन लेता है, तो इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण उसमें भी होता है, जानवर में। तो पौधे में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, ये बिना ऑक्सीजन, यहाँ अब ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे, यहाँ आप लिख सकते हो एंजाइम, श्वसन एंजाइम, बिना एंजाइम को तो होगा ही नहीं। तो पौधा में क्या बनता है, 2C2H5OH प्लस 2CO2 है, 2CO2 प्लस 21 से 28 किलो कैलोरी, बहुत कम ऊर्जा निकल रही है। देखो 21 से 28, वहाँ 673, 686 पूरा ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, परिभाषा यही है। तो कम मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। ये पौधा में होगा, ये है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल बनता है। देखो कार्बन के 6 परमाणु हैं, यहाँ नीचे C6 है, ये 2C2, 2 दूना 4, और 2CO2 में 4 2 6, 12 हाइड्रोजन है, H12, तो 5 यहाँ हाइड्रोजन है, 5 दूना 10, और H यहाँ है तो 2 इसका बड़ा हो गया, 10 और 2 12 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 6 है, 2 ऑक्सीजन यहाँ हुआ, 2O, 2 दूना 4, देखो बैलेंस है ना, बैलेंसिंग समीकरण पूरा है। लेकिन जंतुओं में क्या होगा, जंतुओं में C6H12O6 बिना ऑक्सीजन के श्वसन हो रहा है एंजाइम की सहायता से, तो बनता क्या है, 2CH3CHOH COOH, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, प्लस 21 से 50 किलो कैलोरी एनर्जी। देखो 21 से 50 किलो कैलोरी एनर्जी, वो 21 से 28 बहुत थोड़ा कम, जो थोड़ा सा ज़्यादा। अब कार्बन की 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन 6, ये क्या है, लैक्टिक अम्ल, यहाँ नीचे लिख देते हैं। हम लोगों में अगर होता है लैक्टिक अम्ल बनता है, वहाँ इथाइल अल्कोहल बनता है, इथेनॉल भी कहते हैं उसको, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल बनता है पौधा में, और जंतु में लैक्टिक अम्ल बनता है। कुछ बैक्टीरिया में, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, दूध से जो दही बनाता है, लैक्टिक अम्ल, दही बन जाता है, दही खट्टी हो जाती है, हम लोग का स्वाद खट्टा होता है, तो ये लैक्टिक अम्ल ही बनता है दूध से दही बनाने में, तो फर्मेंटेशन वहाँ कहलाता है।
अनाक्षी श्वसन से मिलती जुलती क्रिया किण्वन की क्रिया है। तो जंतु में देखो कार्बन के 6 परमाणु है, यहाँ देख लो, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है। सी और सी दोनों का गुणा 2 3 6, 12 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहाँ, एक 4 एक 5 और एक 6, 6 दूना 12 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 6, 1 2 और 3 दूना 6। इलेक्ट्रिक बैलेंस, दोनों बैलेंस से करना है। अब अंदर यहाँ समझ में आ रहा है। यहाँ पौधों में अनाक्षी श्वसन, जैसे कुछ पके फलों में, फलों की भित्तियों में भी कोशिकाएं है, कुछ अंकुरित हो रहे, कुछ बीजों के अंदर भी बिना ऑक्सीजन के होने लगता है श्वसन क्रिया कभी कभी। और इष्ट में हमने बताया जो है बहुत से जीवाणु वगैरह जो होते हैं। और जंतुओं में कुछ जंतु जैसे फीताकृमि जो पेट में पाया जाता है, फीताकृमि टेपवान बिना ऑक्सीजन को जिंदा रहता है। एक मोनोसिस्टिस कुछ जंतुओं में पाया जाता है, केचुआ वगैरह शरीर में, उसमें मनुष्य की थकी हुई मांसपेशियों में बहुत सी ऐसी सेल्स हैं जहाँ यह श्वसन होता है। एक इसमें केवल ग्लाइकोलाइसिस होती है, इसमें भोज्य पदार्थ का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो निश्चित रूप से जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो पायरुवेट बनेगा और उसी से बन जाएगा इथाइल अल्कोहल पौधा में अंत में, और जंतु बन जाएगा लैक्टिक एसिड। इस प्रकार ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी, मुक्त ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, हमेशा कहेंगे मुक्त ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थ के अपूर्ण ऑक्सीकरण से कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और पौधों में इथाइल अल्कोहल और जंतुओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। इसे हम अनाक्षी श्वसन कहते हैं। इस प्रकार दोनों का अंतर यहाँ दिखाई दे रहा है, ऑक्सी अनाक्षी। ऑक्सी श्वसन यह प्राय उच्च श्रेणी के सजीवों में होता है, अनाक्षी श्वसन यह प्राय निम्न श्रेणी के सजीवों में होता है। सजीव में इसलिए पौधा और जंतु दोनों में बात है। ऑक्सी श्वसन में भोज्य पदार्थ, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऑक्सी श्वसन में भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अनाक्षी श्वसन में भोज्य पदार्थ का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सी श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, अनाक्षी श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑक्सी श्वसन 2 चरणों में पूरा होता है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र। अनाक्षी श्वसन केवल ग्लाइकोलाइसिस में ही पूरा होता है। ऑक्सी श्वसन कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है ऑक्सी श्वसन, जबकि अनाक्षी श्वसन केवल कोशिका द्रव्य में होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्वसन क्रिया कोशिकीय श्वसन हो गया, ये ऑक्सी और अनाक्षी 2 चरणों में पूरा होता है। फर्मेंटेशन की क्रिया, कोशिकीय श्वसन एक तरह का वो भी है, समझ लो, उसी का एक प्रकार है किण्वन। फर्मेंटेशन, किण्वन शब्द का उपयोग करके किण्वन, फर्मेंटेशन ये सब का याद करोगे। फर्मेंटेशन किण्वन सूक्ष्म सजीवों की सहायता से, सूक्ष्म सजीव की सहायता से बड़े बड़े कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे पदार्थों में, सूक्ष्म पदार्थों में विघटित करने की क्रिया को किण्वन की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया पर ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति का कोई विशेष प्रभाव नहीं है, जान लें। कुछ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही भी होता है, लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति से यहाँ कोई मतलब नहीं होता, किण्वन की क्रिया है। एक वैज्ञानिक थे लुईस पाश्चर, उन्होंने शर्करा के घोल में, जैसे शरबत रस है, गुड़ का रस है, शुगर का रस, उसमें इष्ट नामक खमीर, जिसको फंगस है, उसको डाल दिया। कुछ समय के बाद उसका फर्मेंटेशन हो गया तो अल्कोहल में बदल गया। एक किण्वन की क्रिया, उसमें एक एंजाइम है इसमें जिसका नाम है जाइमेज, ZYMA, ऐसे जाइमेज नामक एंजाइम की सहायता से हो रहा है। किण्वन की क्रिया में जो पदार्थ बनता है उसी पदार्थ के नाम पर उस किण्वन का नाम रखा जाता है। अगर किण्वन की क्रिया में अल्कोहल बनता है तो उसको अल्कोहलिक किण्वन कहते हैं। अल्कोहलिक किण्वन, देखो, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, देखो, अल्कोहल बनाया जाता है, इथाइल अल्कोहल भी बताया, अल्कोहल बनाया जाता है, लेकिन ये बनाया जाएगा
ये स्वयं नहीं हो रहा है, ये शर्करा के घोल में बाहर हो रहा है और शोषण क्रिया कोशिका के भीतर हो रही है ये भी ऑक्सीजन का अनुपस्थित होगा, एंजाइम की सहायता से होगा। तो इसमें क्या हुआ, अगर शर्करा का घोल है C6H12 वही हुआ, ग्लूकोज हुआ, शर्करा सोर्स जो शरबत बन रहा है, और इसमें ईस्ट मिला दिया गया, ईस्ट YEST ईस्ट, जिसमें जाइमेज एंजाइम है ZYMASC, ये एंजाइम है, एंजाइम जाइमेज नामक एंजाइम हो गया, वह 2C2H5 और इसमें बदल गया, यही बदल गया, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मुक्त हो गई और थोड़ी एनर्जी भी निकल गई। एनर्जी से हमारा मतलब नहीं है, क्योंकि शोषण नहीं है, शोषण क्रिया ऊर्जा मुक्त करने की क्रिया है, यहाँ हमारा मतलब अल्कोहल बनाने की क्रिया, किण्वन की क्रिया है, तो अल्कोहल बन गया। अब अगर इसमें बन गया एसिटिक एसिड, तो उसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड किण्वन, एसिटिक एसिड किण्वन हो जाएगा, फर्मेंटेशन, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। सिरका जो बनाया जाता है, सिरका तैयार किया जाता है, वैसे घरों में लोग सिरका बनाते हैं, आम का हो, कटहल का हो, उसमें क्या किया जाता है, उसमें जो शर्करा है उसमें बहुत से एसिटिक एसिड मिलता भी है, बाजार में आप देखो तो एसिटिक एसिड, तो उसमें डाल देने पर वो किण्वन की क्रिया होती है, फर्मेंटेशन हो उसका होगा, तो एसिटिक अम्ल बच जाएगा। सिरका बहुत फायदेमंद होता है, थोड़ी मात्रा में। अल्कोहल भी दवा के रूप में उपयोग किया जाता है बहुत बड़े पैमाने पर, तो एसिटिक एसिड उसमें बन जाता है। अच्छा, देखा होगा ईस्ट को आटा में पावरोटी जो बनाई जाती है, आटे के अंदर ईस्ट खमीर डाला जाता है, तो उसका किण्वन होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, हमने बताया कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी ना, CO2 गैस से निकलेगी, तो